गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एच.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, जिसमें मैं कनकेव व कन्वेक्स मिरर दोनों का इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा। तो उससे पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं हम लोग, जिससे इमेज फॉर्मेशन ईजी हो जाएगा। हालांकि अगर बिना रूल्स के भी हम लोग इमेजेस को बनाएं तो बिल्कुल सही बन जाएगा, बस हमें ध्यान रखना होगा जो लॉज हम लोगों ने पढ़े थे रिफ्लेक्शन के उसके। लेकिन उसमें क्या होता है कि बार बार आपको मेजरमेंट करना पड़ता है एंगल आई को, फिर उसी के बराबर आप एंगल आर खींचिए, और इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। तो क्या है कि एग्ज़ाम में या फिर हम लोग कॉन्सेप्ट समझने के लिए, समय बचाने के लिए ना कुछ वेल डिफाइन पाथ बनाए गए कि अगर ऐसा इंसिडेंट रे किया जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे इसी एंगल पे आएगा और इसी तरीके से होगा। उन्हीं को हम लोगों ने रूल्स बना के पढ़ा है। तो रूल्स बना के पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या रूल्स है। इससे क्या होगा, इमेज बनाना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाला है हम लोग। कैमरा का फोकस थोड़ा सा। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। जिसमें हम लोग दोनों पढ़ेंगे, कनकेव मिरर भी और कन्वेक्स मिरर भी पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिसे पढ़ लेने के बाद ये बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग कनकेव के लिए रूल्स पढ़ लेते हैं। कनकेव मिरर्स के लिए, कनकेव मिरर के लिए पहले रूल पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 1 है कि जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगा, है ना। तो पहले इस चीज़ को मेंशन कर लेते हैं हम लोग। रफली बनाकर दिखा रहा हूँ मैं सभी रूल्स को, है ना। लेट से कि ये एक कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल, ये पोल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही पास होगा। इस चीज़ को देखा गया। और ये चीज़ अगर आप वैलिडेट करने के लिए आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगाते हैं तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा, है ना। तो आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से भी इस चीज़ को आप वैलिडेट कर सकते हैं। सेम रूल आते हैं। तो ये कुछ रूल्स बना दिए गए जिससे अगर याद करेंगे तो बार बार हमें ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉलो हो रहा होगा, बट आपको मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट नापना पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन नापना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये रूल नंबर 1 हो गया। सेकेंड रूल क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर आप फोकस से लाइट को पास करते हैं, है ना, इंसिडेंट रे को अगर आप फोकस से पास करते हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस चीज़ को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये अगेन एक कनकेव मिरर है, पोल, फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट लाइट को फोकस से पास कर रहे हैं। तो होगा क्या, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, है ना। और इन सभी जगह जो है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, लग रहा है ना, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम देखना नहीं चाह रहे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अदरवाइज सब कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रूल कि जब भी हम लोग फोकस से पास करेंगे इंसिडेंट रे को तो रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारा वो पैरेलल हो जाएगा। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगेन ये हमारा इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है। और ये एरोज दिखाना बहुत ज़रूरी है जो बताएगा कि ये मिरर की ओर जा रहा है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, थर्ड रूल देख लेते हैं। थर्ड रूल क्या है कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट को इंसिडेंट करते हैं, देन वो सेम पाथ को रिट्रेस करके बैक हो जाएगा, वो लाइट सेम पाथ पे रीबाउंड कर जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं थर्ड केस में। अगेन हम लोगों ने एक कनकेव मिरर बना लिया है यहाँ पे। ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
मिरर का। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हैं। तो होगा क्या, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम इसी पास पे बाउंस बैक हो जाता है। और इसमें मतलब लॉ क्या लग रहा होता है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो नॉर्मल कैसे खींचा जाता है कर्व सरफेस में, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचते हैं हम लोग नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल खींचते हैं। तो क्या देखते हैं कि एंगल आई जो है वो 0 बन रहा है, तो एंगल आर भी 0 बन रहा है। तो एक्चुअली में ये वाला जो केस है ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है एक्चुअली में। बट हम इसको क्या करते हैं, एज अ रूल याद रखते हैं, क्या ना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे किसी भी केस में, अगर आप हर किसी केस में अगर आप चाहें तो ये वैलिडेट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे रफली आपको बना के दिखाऊं तो नॉर्मल अगर मैं खींचता यहाँ पे, है ना, हालांकि आपको ऐसा कुछ करना है नहीं, तो ध्यान से देखिए ये एंगल आई एंगल आर बराबर आ रहा है। इस जगह भी अगर मैं नॉर्मल खींचूँ, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, क्योंकि ये एक स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस है ना, ये स्फेरिकल सरफेस। देखिए यहाँ पे एंगल आई एंगल आर, तो एक्चुअली में तो ये हो रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो, है ना, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वर्क करने वाला लॉ है। वो कोई भी सरफेस हो, पॉलिश्ड हो, रफ हो, किसी तरह का सरफेस हो, ये लॉ हमेशा होल्ड रहेगा। ठीक है, एक और होता है, हालांकि तो ये 3 इनफ है ना, ये 3 केस से आप पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट एक एक्स्ट्रा किताबों में दिया रहता है, आप इसे याद रख सकते हैं, ये भी कभी कभी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, है ना। इसके रूल नंबर 3 के रिप्लेसमेंट में कई बार हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, रूल नंबर 4 को। तो रूल नंबर 4 क्या है, बहुत सिंपल है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पे है, हालांकि सब उसी की बेसिस पे है, बट इसमें आपको क्लियरली दिखेगा ऐसा। अगेन हम लोगों ने एक कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस बार हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे, है ना, बड़ा छोटा जितना लेना है आपको, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे पोल पे ड्रॉप कर दिए। अब आप सोचिए कि अगर ये इंसिडेंट रे है और इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुआ, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम लोग क्या खींचते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे खींचा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट तक जो स्ट्रेट लाइन खींची जाती है वही नॉर्मल होता है। तो अगर ध्यान से देखें तो इस केस में हमारा नॉर्मल क्या बन रहा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा वही नॉर्मल का काम कर रहा है। तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे भी सेम उतना ही एंगल बनाता हुआ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये एक रूल नंबर 4 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चारों रूल्स देख लिए हैं जो कनकेव मिरर में अप्लाई होते हैं। तो काम करते हैं, यही चारों रूल्स जो होते हैं वो कन्वेक्स के लिए भी होते हैं। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही डायग्राम में आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। हालांकि चाहें तो हम लोग इन चारों को भी एक ही डायग्राम में शो कर सकते थे, बट ये क्योंकि पहली बार बता रहा था मैंने, इंडिविजुअली सभी को शो कर दिया है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कन्वेक्स वाले के लिए मैं एक ही डायग्राम में सब दिखा देता हूँ। कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए जो रूल्स हैं, इसके लिए भी 4 डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही डायग्राम में सबको शो कर दे रहा हूँ। एक बड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से पॉलिश कर रहा हूँ। तो इधर से पॉलिश करने पे क्या होगा, ये जो मिरर ऑब्टेन हुआ मुझे, है ना, बार बार मैं इस डायरेक्शन में बनाता हूँ, आप लोग है ना थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बना के देख लीजिएगा कि ये भी कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स या कनकेव डिपेंड करता है कि पॉलिश्ड सरफेस कौन सा है। पॉलिश्ड मीन्स ये सिल्वरिंग किस साइड से की हुई है। तो हम लोगों ने ये वाला सरफेस से सिल्वरिंग किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा फोकस, ये पोल, ये फोकस और ये सेम डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल क्या है, सेम है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, फोकस से पास नहीं होगा। इस बार ध्यान से देखिए, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल करता हूँ, देखिए ये प्रिंसिपल, ये हमारा इंसिडेंट रे है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये फोकस से पास नहीं होगा ना, क्योंकि फोकस से पास करने के लिए इसे मिरर के अंदर आना पड़ेगा। मिरर के अंदर कैसे आएगा, ये इधर से क्या किया हुआ है, सिल्वरिंग की हुई है, तो वो सिल्वरिंग को क्रॉस नहीं करेगा, सिल्वर वाले लेयर से क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या होगा ना कि ये फोकस से पास होता हुआ नज़र नहीं आएगा, बस हमें क्या दिखेगा कि ये फोकस से ही डाइवर्ज हो रहा है। फोकस से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, बट एक्चुअली आपको मालूम है कि ये फोकस से पास नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि ये एपियर होता है ऐसा कि फोकस से पास होता हुआ नज़र आ रहा है, एक्चुअली में ये फोकस से पास नहीं करता है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 हो गया हमारा कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा देन रिफ्लेक्टेड रे ऐसा एपियर होगा कि वो फोकस से पास हो रहा है।
क्या ब्लिंक करने लगा फिर से? ओके, है ना, वो लाइट की वजह से ब्लिंक कर रहा था, तो फिर से ब्लिंक करने लगा। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है इसका? जस्ट अपोजिट की अगर फोकस पे पास करते हैं लाइट को, फोकस से पास नहीं कर सकते, इस बार हम लोग फोकस पे पास कर सकते हैं। तो अगर लाइट को इस बार फोकस से पास करते हैं, है ना, जैसे ये मैं फोकस से पास कर रहा हूँ यहाँ पे, बट मालूम है कि ये फोकस तक नहीं जाएगा, वो यहीं इसी सरफेस से क्या हो जाएगा, वो बाउंस बैक हो जाएगा वो। तो जब मैं फोकस पे पास करूँगा लाइट को तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये हो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये दूसरा रूल हो गया हमारा। तीसरा रूल क्या था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट जाएगा। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि दो ही रूल में पूरा डायग्राम भर गया। इधर बना के दिखा देता हूँ बाकी का मैं, अच्छा दूसरे साइड से ही बना के दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको पता चल सके कि किसी भी साइड से कन्वेक्स मिरर को बनाया जा सकता है ना। ये हो गया पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास करता हूँ लाइट को, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पास कर रहा हूँ मैं लाइट को। जब मैं इधर से मार रहा हूँ तो लाइट तो जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, लेकिन मालूम है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं जा पाएगा क्योंकि पॉलिश किया हुआ है यहाँ से, जैसे सिल्वरिंग की हुई है। तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे ही लाइट को इंसिडेंट किया वो सेम पाथ पे रिट्रेस कर जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। एंड रूल नंबर 4 क्या है कि अगर मैं पोल पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे लाइट को इंसिडेंट कर दूं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम इतना ही एंगल बनाता हुआ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, है ना, क्योंकि ये लॉ को फॉलो करेगा, हर जगह ऐसा ही होता है। तो ये हम लोगों ने कनकेव कन्वेक्स के लिए रूल्स पढ़ लिया। अब देखते हैं हम लोग बारी बारी से इमेज फॉर्मेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज एक बार देख लीजिए आप, पॉज करके नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने रूल्स पढ़े कनकेव के लिए 4 रूल्स, वही 4 रूल्स हम लोगों ने कन्वेक्स के लिए भी पढ़ा, है ना। मैंने ओरिएंटेशन उल्टा करके दिखा दिया कि ज़रूरी नहीं है कि कन्वेक्स मिरर ऐसा ही ड्रॉ हो, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। बस हमें देखना है कि पॉलिशिंग किस साइड से किया हुआ है या फिर यूँ कह लीजिए सिल्वरिंग किस साइड से किया हुआ है। चलिए हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि कितने केसेस बनते हैं कनकेव में और कितने केसेस बनते हैं कन्वेक्स में। सबसे पहले कनकेव मिरर के लिए देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग आ गए हैं, ये लेके पहले से ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे। बस मुझे यहाँ पे क्या करनी है, फिर से ब्लिंक करने लगा, ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसकी सिल्वरिंग कर दे रहे हैं बाहर से, ताकि ये एक कनकेव मिरर बन पाए। ये हमारा एक कनकेव मिरर बन गया। ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। तो पहले केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे वेरी फर्स्ट केस जो है हमारा वो है कि लेट्स से कि अगर ऑब्जेक्ट एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पर रखा हुआ है ना, मिरर से कुछ दूर रखा हुआ हो। अब एक छोटे से मिरर के लिए देखिए, सबसे पहले इंटरेस्टिंग क्या है ना कि इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग मिरर को स्टडी कर रहे होते हैं उसका अपर्चर बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है ना। स्मॉल अपर्चर वाले मिरर पे ही सारे लॉज हमारे वर्क करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें समझाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, तो हम लोग बड़े बड़े मिरर्स बना के दिखाते हैं। ऑल्दो इतना बड़ा मिरर नहीं होता है ना। जितनी भी लॉज बनाई गई है, जितनी भी लॉज है जो होल्ड रखती है, वो सभी के सभी स्मॉल अपर्चर वाले मिरर के लिए। अपर्चर का मतलब होता है कि मिरर में कितना रीजन अवेलेबल है रिफ्लेक्शन के लिए। लेट से अपर्चर में कैसे समझा सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये कैप है ना, बोतल का एक कैप है, तो ये जो इतना एरिया अवेलेबल है तो बोलेंगे कि ये इसका अपर्चर है। जितना टोटल एरिया अवेलेबल है ना यहाँ पे, ये पूरा इसका अपर्चर हो गया। ये यहाँ से पूरा ये पूरा अपर्चर हो गया, क्योंकि इतना अवेलेबल है रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये इतने बड़े बड़े मिरर्स पे भी वर्क नहीं करता है, बहुत ज़्यादा छोटे अपर्चर वाले मिरर के लिए वर्क करता है। तो होता क्या है कि रियल लाइफ में हम लोग इतने बड़े बड़े मिरर्स कैसे बना देते हैं या फिर उन पर जो है वो लॉस कैसे काम करता है। तो एक्चुअली में वो
आगे चल के आप 11th 12th क्लास में पढ़िएगा कि वो एग्जैक्टली स्फेरिकल मिरर नहीं होता है, थोड़ा सा उसको जो हम लोग अलग एंगल पे बेंड करते हैं ताकि वो लॉस को फॉलो कर सकें। फ़िलहाल के लिए इतना समझ लिए कि बहुत छोटे अपर्चर के लिए ये सारी चीज़ें ट्रू है, अदरवाइज़ नहीं है। तो मैं इतने बड़े बड़े अगर मिरर्स बनाया हूँ और समहाउ अगर कुछ थोड़ा सा आगे पीछे अगर इमेज होता है तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो पहला केस हम लोग क्या ले रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखने का मतलब ये है नहीं है कि एकदम अनंत दूर पे ला के रख दिया, मिरर से, है ना। बहुत छोटे से मिरर के लिए इन्फिनिटी का मतलब होता है कुछ दूर उससे। जैसे अगर मैं अपने इस मिरर की बात करूँ तो इसके लिए दूर का मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पीछे यहाँ रखा हो, है ना, या फिर थोड़ा सा और पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसके लिए इन्फिनिटी। तो केस नंबर 1 है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया। तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना। इन्फिनिटी का मतलब मिरर से कुछ दूर रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है ऑब्जेक्ट को। तो दूर दूर रखे गए ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइटें निकल रही होंगी, बहुत सारा लाइट इमिट हो रहा होगा। तो बहुत सारी संभावनाओं में से कुछ रेज ऐसे भी होंगे जो इस मिरर तक पैरेलली पहुँच रहे होंगे, और हमें तो उसी लाइट से मतलब है जो मिरर तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि वही तो इमेज फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। अदरवाइज जो रे इधर चला गया या फिर ऊपर चला गया या फिर नीचे चला गया, वो इमेज फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट तो करेगा भी नहीं वैसे भी। तो हमने क्या माना कि हमें सिर्फ 2 रे चाहिए होता है ना, इमेज फॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ 2 रे चाहिए होता है। 2 से ज़्यादा रेज भी अगर आप कंसिडर करते हैं तब भी इमेज बन जाता है, बट मैं बताऊंगा कि 2 रे ही क्यों लेते हैं हम लोग हर बार, है ना। कभी डिस्कस किया जाएगा हम लोग इस बारे में। तो फिलहाल मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे रखे गए ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा भी दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, ज़रूरी नहीं कि पैरेलल रेज ही इस पे इंसिडेंट होगा, है ना। एक दूसरा केस लेके भी मैं बता दूंगा लास्ट में। तो चलिए, अगर रेज पैरेलल आती है तो आपको मालूम है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगा। रूल्स पढ़ा है हम लोगों ने अभी, ये फोकस से पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। मान लीजिए इधर से भी एक पैरेलल रेज आई, है ना, क्योंकि 2 रेज हमें चाहिए एटलीस्ट। ये भी क्या हो जाएगा, सेम ये भी पास हो जाएगा फोकस से, क्योंकि जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होता है। और देखिए मैंने बताया था इमेज कहाँ फॉर्म होता है, जहाँ पे 2 रेज इंटरसेक्ट करती है। तो 2 रेज यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन 2 रेज जहाँ इंटरसेक्ट होती है वहाँ इमेज बनता है। अदरवाइज जहाँ पे अपीयर होता है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकती है ना पीछे प्रोड्यूस करने पे, तो वहाँ पे इमेज बनता है। तो इस केस में इमेज कहाँ बना, अगर कैरेक्टरिस्टिक मुझे लिखना हुआ, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ा मुझे इमेज का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। सबसे पहला चीज़ लिख सकता हूँ कि इमेज बना फोकस पे, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इमेज इतना छोटा बना, बहुत छोटा बना। लेट से अगर मैं इतना बड़ा शार्पनर है ना, इतना बड़ा शार्पनर अगर यहाँ पर रखा हूँ तो इतना छोटा इमेज बना कि मुझे दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे कि शार्पनर रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल इमेज बनता है। तो इसे मैं क्या लिखूँगा कि हाईली डिमिनिश्ड बना। डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा, तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनता है। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इमेज बना कहाँ है, छोटा कहाँ दिख रहा है। मैं दूसरा एग्जांपल जैसे ही बनाऊंगा आपको दिख जाएगा, इससे थोड़ा सा जब बड़ा इमेज बनेगा तो यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड इमेज बना। दूसरी बात, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो उनका एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है तो इमेज कैसा बना है, रियल इमेज बना है। रियल इंटरसेक्शन हुआ है तो रियल इमेज बना है, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो ये बन गया हमारा पहला केस, जिसमें ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज लिख दी है और कहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ ये वाला लिख दिया। अब इसी का एक और केस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जगह ना किताबों में, या फिर आपने भी अपने क्लास में कभी पढ़ रखा हो या फिर किसी किताब में मेंशन हो, उसे भी मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्टली वो कैसे होता है। तो उससे मैं इस वाले डायग्राम को ख़राब नहीं करूँगा, मैं इधर साइड में एक छोटा सा बना के दिखा दे रहा हूँ। पुल, फोकस
एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर से मैंने सिल्वरिंग कर दी तो ये कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दूर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उससे इस बार पैरेलल रेज आई, तो लेकिन इस बार जो पैरेलल रेज आई वो किस तरीके से आई कि थोड़ी सी ऐसे ना स्लांट रेज गिरी या फिर ऑब्लिक गिरी, है ना, एकदम पैरेलली नहीं आई प्रिंसिपल एक्सिस के। रेज तो पैरेलल ही आएगी, है ना, दूर कहीं से जब रेज आ रही होती है तो लाइट की रेज जो होती है वो पैरेलल ही आ रही होती है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसलिए फोकस से पास नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, रूल को सही से अप्लाई करना है। अगर ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता तभी मैं इसे फोकस से पास करता। अभी फ़िलहाल ये है ना एंगल आई एंगल आर ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, तो नॉर्मल कैसे खींचूंगा मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे खींचूंगा नॉर्मल। देखिए कुछ ये एंगल बना है। अब इसी एंगल को मुझे कांस्टेंट रखते हुए, हालांकि मेरे पास प्रोटेक्टर रहता तो मैं नाप के बनाता, बट मैं एक रफली खींच दे रहा हूँ कि कैसा बनेगा। तो ये कुछ बना, है ना, रफली मैंने कोशिश किया है कि एंगल आई को और एंगल आर को मैं सेम रख सकूं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ऐसा ही मान लेते हैं, एक और रेज ऐसे आया इंसिडेंट रे, और सेम इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने एंगल आई और एंगल आर सेम खींचा, तो ये भी क्या होगा, कुछ एक रफली एंगल बना के ये इस तरीके से ये चला गया। देखिए दो इंसिडेंट रेज आई और दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कहाँ पे मीट की, इस जगह पे मीट की। तो देखिए यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, यहाँ पे क्योंकि मैंने कहाँ से निकाला था दोनों रेज, मान लेते हैं कि हेड से निकाला था ऑब्जेक्ट के, कहीं दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसके हेड से निकाला तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। ध्यान से आप देखिए तो इस केस में भी जो इमेज बना है वो फोकस पे ही बना है, दिख रहा है आपको, और उल्टा बना है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, इस वाले डायग्राम से बड़े अच्छे से समझ में आ जाते हैं कि इमेज इस बार भी फोकस पे ही बना है, लेकिन इस बार हाईली डिमिनिश नहीं बोल सकता हूँ, पर हाँ डिमिनिश तो है, छोटा तो है। ऑब्जेक्ट कुछ बड़ा रखा हुआ था थोड़ा दूर, इस बार छोटा इमेज बना है, रियल इमेज बना है क्योंकि एक्चुअल में इंटरसेक्ट की है रिफ्लेक्टेड रेज। और दूसरी बात इन्वर्टेड, इस बार इन्वर्टेड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखता ही नहीं है कि इमेज है भी या नहीं है। इन्वर्टेड की तो बात की बात है, आपको दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पे इमेज है, लेकिन अब आपको दिख रहा होगा इस केस में कि वहाँ पे इमेज बन रहा है और इन्वर्टेड इमेज ही बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट केस पे बढ़ जाते हैं, केस 2 पे। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है एग्जैक्टली कि सबसे पहले बहुत दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर धीरे धीरे पास लेकर आते हैं। तो ये हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हम लोगों ने सिल्वरिंग कर दिया यहाँ पे, है ना। मिरर मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके लाया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। चलिए इस बार हम लोग क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ना पीछे रखते हैं, है ना। पहले इन्फिनिटी पर रखा हुआ था, कहीं दूर रखा हुआ था, इस बार हम लोगों ने पास लेकर आया, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं रखा, उसके कहीं पीछे रख दिया। चलो ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड करते हैं लंबा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे पीछे रख दिया, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, इसका इमेज हमें बनाना है, तो 2 रेज हमें कंसिडर करनी है क्योंकि 2 रेज से हमारा इमेज बन जाएगा। अब इससे आप 1000 रेज भी निकालिएगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो वहीं पे मीट करेगा जहाँ पे 2 रेज मीट कर रही है। चलिए तो ध्यान से लेना है, यहाँ पे अगर पैरेलल नहीं लेते हैं, थोड़ा भी अगर गड़बड़ होता है ना इसमें मेजरमेंट में, तो कुछ थोड़ा सा एरर आने लगता है डायग्राम में। तो ये मैंने एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक इंसिडेंट रे कंसिडर किया, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो मैंने ये फोकस से पास कर दिया। ओके, दूसरा रे आप कहाँ से ले रहे हैं, ये अप टू यू, ये आपकी कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आप फोकस से पास करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, और अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करते हैं तो वो सेम पाथ पे क्या कर जाएगा, वो बाउंस बैक हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि इस केस में हम लोग अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो हम लोगों ने मिरर के सरफेस को इतना बड़ा लिया ही नहीं है ना, मिरर के सरफेस को छोटा लिया है, लेकिन अगर फिर भी चाहें तो आप करके और बाउंस बैक कर सकते हैं, या अज्यूम करके कि मिरर का सरफेस यहाँ तक है पूरा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फोकस से पास कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, लॉस तो दोनों लगाइएगा तो सेम ही इमेज बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को फोकस से पास कर लेते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन हो गया ये पैरेलल। और देखिए 2 रिफ्लेक्टेड रेज, एक ये
और ये रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे। क्योंकि हम लोगों ने दोनों रेस हेड की बनाई थी, तो ये जो इमेज बना है हेड का बना है, वैसा ही इसका भी इमेज बन जाएगा यहाँ पे, और ये इमेज कुछ ऐसा बनेगा। क्लियरली आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट से छोटा बना है इमेज। ठीक है, तो इसे कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक और बना कहाँ पे है, अच्छा ये तो लिख लीजिए कि ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ रखा गया था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, है ना, सी के पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी रखा गया था। इमेज कहाँ पे बना, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, है ना, बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, इस थोड़ा सा मैथमेटिकली कहीं पे कई बार किताबों में ना, स्टैंडर्ड लेवल की किताबों में, जैसे पियर्सन या फिर ऐसा कुछ आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें ना ऐसा लिखा होता है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी को ऐसे मेंशन करते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी पे है, इस तरीके से ही मेंशन कर देते हैं। इस चीज़ को कैसे मेंशन करते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मेंशन करते हैं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से सबसे पहले इन्फिनिटी से छोटा है, इन्फिनिटी से कम डिस्टेंस पे है, और ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से बड़ा है, आर से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। देखिए आर क्या होता है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को आर बोलते हैं, तो आर से तो बड़ा ही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर से बड़ा है यू, और आपका इन्फिनिटी से छोटा है, तो ऐसे भी इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इमेज बन गया सी और एफ के बीच में। कैसा बना ये, हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं बना, बट अभी भी छोटा ही है, तो डिमिनिश्ड ही बोलेंगे इसको, डिमिनिश्ड बोलेंगे। रियल बना, और रियल इमेज आपके सिलेबस में हमेशा इन्वर्टेड ही बनता है। आप देखिए रियल और इन्वर्टेड बना, उल्टा बना। चलिए 2 केस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड वाले केस को लेते हैं, है ना। हो सके तो इसका मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा आपको, इमेज फॉर्मेशन का, हालांकि साथ साथ बनाते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग केस 3 कंसिडर कर लेते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि इसमें जो है वो डायग्राम थोड़ा भी एरर करने पे गड़बड़ बन जाता है ना। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, देखिए सबसे पहले केस में इन्फिनिटी पर रखा हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को। एक सेकेंड, लाइट जो है ना, ओके, लाइट अपनी एडजस्टमेंट को गड़बड़ कर दे रहा है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इस बार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, ऑब्जेक्ट एट सी। तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं क्या, ये डैश लाइन जो बता रहा है कि हम लोगों ने सिल्वरिंग किया है इस तरफ से। ये हमारा पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पहली लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये वाला केस तो हम लोग सभी में लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हालांकि अगर आप किसी और 2 रेस को भी अगर आप करते हैं तब भी इमेज एग्जैक्टली सेम आता है। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके ट्राई कीजिएगा खुद से, नए नए केसेस लेके। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से पास हो जाएगा, ये फोकस से पास हो जाएगा, ये हो गया फोकस से पास। ठीक है, दूसरी केस क्या लेते हैं हम लोग कि जब हम लोग फोकस से पास करेंगे तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये हम लोगों ने पास कर दिया फोकस से, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ये। और ध्यान से आपको पैरेलल लाइन से खींचनी है, ओके, ये खींच दिया हम लोगों ने। तो देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे था, ये हमारा इंसिडेंट रे था, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिल रही है। तो अब ध्यान से देखिए इमेज हमारा लगभग, है ना, ये थोड़ा सा जो एरर आया है ना पीछे, हल्का सा एकदम थोड़ा सा जो एरर आया है, ये एरर आया है थोड़ा सा मेजरमेंट की वजह से। अदरवाइज ये एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है इमेज। इमेज हमारा कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है।
ये कभी कभी एरर आ जाता है, ये कर्वेचर बड़ा होने की वजह से, है ना, या फिर पैरेलली प्रॉपर नहीं खींच पाया। जैसे ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन थोड़ा सा आगे आके यहाँ बेंड कर गई, इसको हल्का सा और नीचे से पास करना चाहिए था। तो अगर आप प्रॉपर पैरेलल खींचते हैं ना तो ये हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा इमेज बन गया। देखिए इस बार सेम साइज़ का बना है, जो साइज़ इसका है, जो इसका हाइट है वही सेम हाइट इसका है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। तो ये हमारा एक ऐसा केस बना जहाँ पे इमेज कहाँ पे बनता है, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम साइज़ का बना, ना छोटा ना बड़ा, सेम साइज़। अभी भी रियल इमेज बना क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन पे बना, और इन्वर्टेड इमेज बना। कई बार इस केस को मैथमेटिकली लिख दिया जाता है क्या, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली है, समझ जाइएगा। केस नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। इस बार अब हम लोग ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाएंगे। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आया, फिर उसको और आगे उठा कर रखे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इस बार हम लोग थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले चलेंगे। ये हमारा पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार अब देखिए कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ये रैंडम पोजीशन सी और एफ के बीच में कहीं भी आपको ले लेना है। केस का नाम लिख दीजिए कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो एक रे हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाता है ना, ये रूल है। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हो जाता है। दूसरी रे हम लोग कहाँ लेते हैं, या तो पोल पे कंसिडर कर सकते हैं, है ना। एक रूल क्या था, ये पोल पे ले लीजिए, लेकिन इस एंगल को फिर मेजरमेंट करना पड़ेगा प्रोटेक्टर से, और फिर वो सारी चीज़ें। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, डायरेक्ट फोकस से पास कर ले रहे हैं। मेजरमेंट से बचना है तो फोकस से पास करेंगे हम लोग। ये किया हम लोगों ने फोकस से पास। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखिए थोड़ा सा इसे एक और बड़ा करना पड़ेगा। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक्चुअली में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहीं पे इमेज बन जाएगा। देखिए नीचे किया मैंने। इस बार देखिए आप, हम लोगों का ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में, कि इमेज कहाँ बना, इमेज बना बियॉन्ड सी, सी के भी पीछे बना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज कैसा बना, एनलार्ज बना, बड़ा बना। रियल तो बना ही इस बार भी, इन्वर्टेड भी बना, है ना। रियल इन्वर्टेड तो चलता रहेगा, जब तक रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो देखिए ज़रा ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिएगा। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो इमेज बहुत छोटा बन रहा था, फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते गया इमेज थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया। बड़ा होते होते एक ऐसा केस आया कि इमेज सेम साइज़ का बन गया, लेकिन जब ऑब्जेक्ट फिर आगे और लेता चला गया मैं, तो इस बार अब इमेज क्या हो गया, बड़ा होने लगा। अगले केस में और बड़ा हो जाता है ये। चलिए नेक्स्ट केस को कंसिडर करते हैं हम लोग। केस नंबर 4 तक हो चुका था, आइए केस नंबर 5 देख लेते हैं। जी थोड़ा सा ये फिर से वो लाइट ग्लिच करने लगा। हाँ ठीक है। केस नंबर 5, इस बार ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, पहले सी और एफ के बीच में रखा था, अब एफ पे ही रख देंगे। ये हमारा सी है, ये एफ है और ये पी है। अगेन सिल्वरिंग हम लोगों ने कर दिया इस वाले सरफेस को, तो हमारा एक कनकेव मिरर बन गया। इस बार ऑब्जेक्ट हमारा एग्जैक्टली फोकस पे ही रखा हुआ है। ये मैंने फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को। एक रे में मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर किया। वेरी गुड। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगा, ये फोकस से पास हो जाएगा। दूसरी रे आपके ऊपर है, या तो दूसरी रे आप नॉर्मल इंसिडेंस कर लीजिए, है ना। आप ऐसे जगह पे मारिए कि नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बने, तो उसी लाइन पे वो रिटर्न हो जाएगा, उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। एक तो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो किताबों में जनरली यही दिया हुआ होता है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ आपको। अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा,
अगर मैं लाइट को इस जगह पे इंसिडेंट करता हूँ तो आप ध्यान से सोचिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं नॉर्मल खींचूंगा तो नॉर्मल कैसे खींचूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ तो नॉर्मल खींचा जाता है, तो नॉर्मल खींचूंगा तो ये रहा मेरा नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे 0 डिग्री बनाया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 0 बनाएगा और इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। तो लाइट जो है ऐसा ही पीछे निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, लाइट जो है वो ऐसे है पीछे निकल जाएगा। तो तुम ध्यान से अगर देखो बाबू तो ये दोनों इंसिडेंट रे एग्जैक्टली पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस तो मीट करेगी नहीं आगे। तो जब पैरेलल लाइंस आगे मीट नहीं करेगी तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि पैरेलल लाइंस कहीं इन्फिनिटी पे मीट करेगी जाके, है ना, इन्फिनिटी पे मीट करेगी। तो जहाँ मीट करेगी वहीं पे इमेज बनेगा। और जब ये मीट करते 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 जब नीचे कहीं आके बहुत नीचे मीट करेगी, जैसे ध्यान सुनिए, ये यहाँ आया 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 कहीं यहाँ मीट किया अगर, तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ज़्यादा नीचे हो गया ये, है ना। इसलिए इसके सामने क्या बोलते हैं कि इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है ये। और आप जब स्क्रीन लगाइएगा सामने तो एग्जैक्टली बहुत बड़ा बनता है। तो बना कहाँ, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इस केस में हमारे एच सी वर्मा सर बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन यहाँ से ले रहा है तो उसे तो दिखाई पड़ेगा कि इन्फिनिटी पे बन रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन लेट से अगर कोई ऑब्जर्वेशन यहाँ से ले रहा है और वो ऐसे देख रहा है तो उसे क्या दिखाई पड़ेगा कि ये दोनों रेज कहाँ से आ रही है, पैरेलल रेज है। तो वो इन्हें पीछे प्रोड्यूस करेगा अगर, तो पीछे इन्हें प्रोड्यूस करता जाए तो ये कहीं मिरर के अंदर इनफाइनाइट डिस्टेंस बहुत अंदर मिल रहे होंगे। तो तुम्हें मालूम है कि मिरर के अंदर जब अगर बहुत दूर मिलेंगे तो ये भी तो बोल सकते हैं कि मिरर के अंदर एक वर्चुअल इमेज बन रहा है और इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो एच सी वर्मा सर बोलते हैं यस, ये वाली पॉसिबिलिटी भी है और ये एक स्पेशल केस है ना। केस 5 को वो एक स्पेशल केस बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वर एग्जैक्टली ऑब्जर्व कर कहाँ से रहा है। हम लोग फ़िलहाल एक आइडियल केस की बात कर लेते हैं, ज़्यादातर बुक्स में ये दिया रहता है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसी को कंसिडर करते हैं। हालांकि आप वो वाली बात भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, बट आई डोंट थिंक किसी किताब में ऐसा लिखा रहता है। एच सी वर्मा सर ने मेंशन किया है तो मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों जो पैरेलल रेज है अगर ये आगे इन्फिनिटी पे कहीं मिल सकती है तो पीछे प्रोड्यूस करने पे भी तो इन्फिनिटी पे मिल सकती है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इमेज जो है वो मिरर के अंदर बना। कम ऑन, लाइट एडजस्ट नहीं हो रहा है। और दूसरी बात कैसा बना, हाईली एनलार्ज बना, बहुत बड़ा इमेज बना, क्योंकि बहुत आगे जाके मीट करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही नीचे हो जाएगा, तो ये हाईली एनलार्ज बनता है। अगेन एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो रियल इमेज, और इन्वर्टेड तो लिखेंगे, उल्टा भी बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। आखिरी केस आ जाते हैं केस नंबर 6, जो कि वेरी स्पेशल केस, वेरी वेरी स्पेशल। ये केस 6 बहुत ज़्यादा स्पेशल केस है क्योंकि इस केस के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में कहीं रख रहे हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में। एक केस क्या करेंगे, अच्छा इस वाले केस में हम लोग अगर ये करते हैं, ये ना करके, नॉर्मल इंसिडेंस ना करके, ये चीज़ ना करके, अगर हम लोग इसको एक 4th रूल से बनाते हैं कि पोल पे अगर किसी एंगल पे ड्रॉप किया है ना, तो ये कुछ एंगल आई बनाया, इतना ही एंगल बना के अगर ये रिटर्न होगा तब भी सेम चीज़ होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अभी भी जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो पैरेलल ही रहेगा दोनों, है ना, बातें एकदम सेम रहेगी। तुम किसी भी 2 रूल्स से बना लो, इमेज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इमेज फॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम आता है। तुम 2 रूल्स से बना लो, विदाउट यूजिंग रूल्स बना लो, एंगल आई और एंगल आर मेज़र करके, हमेशा सेम इमेज ही बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। केस 6 है जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा, केस 5 को लिखा नहीं क्या मैंने कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट एट फोकस, या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ भी कर सकते थे हम लोग। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। कई बार यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेस देन फोकल लेंथ दिखाया जाता है, ठीक है, फोकल लेंथ से कम दूरी पे रखा हुआ है ये, ठीक है। तो चलिए वही पहला केस क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे को हम लोग कंसिडर करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास हो जाएगा, ये कर गया आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास। दूसरा रे या तो नॉर्मल इंसिडेंस में कंसिडर कर लूँ, है ना, नॉर्मल यहाँ पे मारूंगा इधर ही लौट जाएगा, या फिर मैं इस पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे ऐसा ड्रॉप करूँ, है ना, इस पे, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा हो जाए। तो दोनों में से कोई भी केस कर सकते हैं, है ना। मैं अगर नॉर्मल इंसिडेंस कंसिडर करूँ जो कि सबसे ईजी होता है, आपको बस देख लेना है कि नॉर्मल आप इस पॉइंट पे कैसे ड्रॉ कीजिएगा, इसी पॉइंट पे इंसिडेंट कर दीजिए, तो नॉर्मल भी आप इसी पॉइंट पे ड्रॉ कीजिएगा। तो नॉर्मल के साथ एंगल आई बना 0, तो एंगल आर भी बनेगा 0 आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट ऐसे ही लौट जाएगा जिस रास्ते से आया है, ये देखिए। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये एक्चुअली में मीट ही नहीं करेंगी, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग रेज मीट नहीं करती है, ये तो और ज़्यादा फैलती जाएगी, डाइवर्जिंग रेज है ये। तो जब डाइवर्जिंग रेज एक्चुअल में मीट ही नहीं करेगी, है ना, एक्चुअल मीट नहीं करेगा ये, एक्चुअल में मीट नहीं करेगा ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जर्वर होगा, जो यहाँ से ऑब्जर्वेशन ले रहा है, उसे क्या दिखाई पड़ेगा कि ये दोनों रेस कहीं पीछे से आ रही है, तो वो इन्हें पीछे एक्सटेंड करता है, जो इन्हें पीछे एक्सटेंड करता है कि कहाँ से रेज आ रहा है। क्योंकि माइंड हमारा ऐसा ही ट्रेन हुआ है कि इन जो आती हुई रेज होती है उसे हम लोग पीछे इंटरप्रेट करते हैं, और हमें दिखाई पड़ गया कि वो रेज यहाँ से आ रही थी, तो बस माइंड क्या एज्यूम करेगा कि इमेज या फिर ऑब्जेक्ट कहीं पीछे ही रखा हुआ है। तो इस तरीके से जहाँ पे ये मीट की है यहाँ हमारा बन गया इमेज। तो ध्यान से देखिए, पहली बार ऐसा हुआ, पहला केस है जहाँ पे इमेज हमारा मिरर वर्ल्ड के अंदर बन रहा है और वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं की है, हमें पीछे प्रोड्यूस करना पड़ा है उन्हें देखने के लिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है। तो ये कैसा इमेज बना है, ये वर्चुअल इमेज बना, पहली बार वर्चुअल इमेज। अगर आप ऊपर वाले केस को अगर स्पेशल केस कंसिडर कर रहे हैं तो हाँ इसमें ही वर्चुअल इमेज बनता है, बट अगर ज़्यादातर बुक्स में जो देखा जाए तो ये वाले केस को ही हम लोग कंसिडर करते हैं, मोर और लेस ये वाला हमारा। तो इस बार अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखा जाए तो सबसे पहले तो कहाँ बना इमेज, कहाँ बना, तो इमेज बना बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बना, या फिर यूँ कह लीजिए मिरर के अंदर बना। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और कैसा बना, एनलार्ज बना, बड़ा इमेज बना। और दूसरी चीज़ कि वर्चुअल इमेज बना है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, सीधा। सीधा को दो चीज़ बोलते हैं, या तो इरेक्ट बोल दीजिए सीधा को, या फिर आप अपराइट बोल दीजिए, अपराइट है ना, अपराइट भी चलेगा या फिर इरेक्ट भी चलेगा। ये सिक्स्थ केस इतना स्पेशल है क्योंकि इस सिक्स्थ केस को ना हम लोग दो चीज़ों में मेनली यूज़ करते हैं, एक तो एज अ सेविंग मिरर, है ना, सेविंग मिरर, और दूसरा मेकअप मिरर, मेकअप मिरर। तो जब आप मिरर को, जब ये एक कनकेव मिरर है, ऑब्वियस सी बात है, जो हीरो हीरोइंस, जो बड़े बड़े एक्ट्रेसेस या एक्टर होते हैं ना, वो बेसिकली इसी मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ना इसमें जब आप इस मिरर को फेस के क्लोज रखते हैं, अब आपको इतना क्लोज रखना है ना कि आपका जो फेस है वो फोकस और पोल के बीच में आना चाहिए इस मिरर के। अगर बहुत दूर रख देते हैं इस मिरर को तो आपको इस मिरर में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, या फिर दिखाई पड़ेगा तो उल्टा या फिर अजीब सा दिखाई पड़ेगा। रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में, 5 केसेस में इसमें रियल इमेज बन रहा है, जिसको देखने के लिए आपको स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन उसके सामने रखिएगा तब दिखाई पड़ेगा। यही एक स्पेशल सिक्स्थ केस है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर दिखाई पड़ेगा, इमेज मिरर के अंदर दिखाई पड़ेगा। तो जब आप अपने फेस को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो आपके फेस काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई होके बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा। उसके जैसे आपके फेस में अगर मान लीजिए छोटे छोटे दाने तो बड़े बड़े दिखाई पड़ेंगे, बड़े बड़े पोर्स दिखाई पड़ेंगे। तो मेकअप करना जो होता है ना, मेकअप अप्लाई करना ईजी हो जाता है, शेविंग करना ईजी हो जाता है, तो इसलिए बेसिकली ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिक्स्थ केस की वजह से ये इन दो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसे डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है मेकअप और सेविंग मिरर, इसे डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। क्यों, दांतों को मैग्नीफाई करके देखने के लिए, दांत में कुछ हुआ है ना, कैविटी हो गया ऐसा कुछ, तो उसको बड़ा बड़ा करके देखने में इस पर्टिकुलर केस का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है ये। अब हमारा बच जाता है कि कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए कन्वेक्स मिरर में 2 ही केस है जिन्हें मैं, है ना, इसी पेज पे बता देता हूँ आपको रफ डायग्राम बना के।
क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल कोई केस है नहीं, सभी केस में वर्चुअल ही बनता है। और एक तो ये लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ग्लिच करने लग रहा है कैमरा, तो इसके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा बाबू। चलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर का केस है ना। देखिए रे डायग्राम्स को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको याद होगा। देखो कन्वेक्स मिरर में दो ही केस है, एक केस है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और दूसरा केस है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में जहाँ मर्जी वहाँ रख लो। चलिए तो पहला केस देख लेते हैं हम लोग। ये मैंने बना दिया, मैंने एकदम रफ इमेज बना रहा हूँ एक। ये पोल है हमारा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये अंदर से सिल्वरिंग किया हुआ है, तभी जाके ये एक कन्वेक्स मिरर है। तो देखिए कहीं अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है पैरेलल रेज आएगी, तो दो पैरेलल रेज को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, दो पैरेलल रेज को कंसिडर कर लेते हैं। आपको रूल अच्छे से याद है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो कनकेव की केस में वो फोकस से पास करता है ना, फोकस से पास करता है। बट क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो रेज अंदर तो घुसेगा नहीं, है ना, डाइवर्ज करेगा। तो डाइवर्ज इस ढंग से करता है ना कि हमें लगता है कि ये फोकस से ही पास हो रहा है, ये फोकस से ही पास हो रहा है दोनों रेज। कैसे पता चल रहा है कि फोकस से पास हो रहा है? आप इन्हें पीछे प्रोड्यूस करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि ये फोकस से ही पास हो रहे हैं। देखिए मैं आपको प्रोड्यूस करके ही बता दे रहा हूँ पीछे, थोड़ा सा मुझे इसको एडजस्ट करने दीजिए। ये देखिए पीछे जब मैंने इन्हें, अब क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज है कहीं भी मीट नहीं करेंगे, आगे जाके और ज़्यादा फैलते जाएंगे, तो मुझे इन्हें पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि मैं पता लगा सकूँ कि इमेज आखिरकार बन कहाँ रहा है। तो जब मैंने पीछे प्रोड्यूस किया मुझे दिखा कि ये दोनों रेज कहाँ पे पीछे प्रोड्यूस हो रहे हैं, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा, सॉरी इमेज कहाँ बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा। और ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन तो हो नहीं रहा है। तो इस इमेज की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो सबसे पहले इमेज बना कहाँ, इमेज बना फोकस पे, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। दूसरी बात बहुत छोटा बना, मान लीजिए कि मैं कहीं दूर क्या रखा था, एक शार्पनर रखा हुआ था, लाइट का बड़ा दिक्कत है, हाँ मैं कहीं एक शार्पनर रखा हुआ था दूर, तो इसका इतना छोटा इमेज बना कि मुझे शार्पनर दिख भी नहीं रहा, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा इमेज बना। वर्चुअल इमेज बना, है ना, मिरर वर्ल्ड में बना, वर्चुअल इमेज बना, क्योंकि मुझे इसको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ा रेस को ताकि इमेज बन सके। वर्चुअल इमेज बाबू हमेशा इरेक्ट ही होते हैं, भले इसमें दिख नहीं रहा है इमेज उल्टा है कि सीधा है, बट मेरी बात पे विश्वास कीजिए कि ये इरेक्ट है। अगले ही केस में आपको पता चल जाएगा कि यस इट इज़ इरेक्ट एंड अपराइट, एंड नहीं इरेक्ट बोलिए या फिर अपराइट बोलिए, बात बराबर ही है, सीधा है ना, इसको सीधा बोलते हैं। दूसरे केस की अगर बात करें तो दूसरा केस क्या है कि पहला केस तो है कि मिरर से कहीं दूर रख लीजिए भाई, इन्फिनिटी पे रख लीजिए। दूसरा केस है कि इन्फिनिटी से कम, अब पोल से आगे कहीं भी रख लीजिए, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, जहाँ मर्जी रख लीजिए आप। तो मैंने ये केस ड्रॉ किया, पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपकी जहाँ मर्जी यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए। मैंने कहीं भी रैंडम एक जगह रख दिया ऑब्जेक्ट को, बस इन्फिनिटी से कम होना चाहिए और पोल से ज़्यादा होना चाहिए, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रहना चाहिए। चलिए एक रे तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा फोकस से पास होता हुआ नज़र आएगा, फोकस से पास नहीं होगा, सिर्फ नज़र आएगा फोकस से पास होता हुआ। चलिए ये फोकस से पास होता हुआ दिख गया, हमें डाइवर्ज कर गया। दूसरे रे को आपकी मर्जी है कि आप दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर पास करते हैं तो वो इसी पे लौट जाएगा, और अगर आप फोकस पे पास करते हैं, है ना, फोकस पे अगर पास करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे, है ना, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप दोनों से बना के देखिएगा। मैं क्या कर ले रहा हूँ फिलहाल इस केस में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पास कर रहा हूँ। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट पे पास करूँगा मैं तो लाइट क्या होगा, इधर जाएगा और इसी पाथ पे लौट आएगा। आपको मालूम है ऐसा क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, लाइट यहाँ पे बाउंस बैक हो जाता है अपने सेम पाथ पे।
एक्चुअल पाथ पे ही रिटर्न हो जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये दोनों आगे जाके मिलेगी? नेवर, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज है, जितना आगे जाएगा उतना ज़्यादा दूर होता जाएगा एक दूसरे से, तो एक्चुअल मीटिंग तो होगी नहीं। जब एक्चुअल मीटिंग नहीं होगी तो हम इसे क्या करेंगे? पीछे प्रोड्यूस करेंगे इन रेज को। तो जब इन रेज को मैंने पीछे प्रोड्यूस किया, ध्यान से देखिए ये कहाँ पे मीट करेंगे। इसे मैंने पीछे प्रोड्यूस किया और इसको जब पीछे प्रोड्यूस करता हूँ मैं, तो मैंने देखा कि ये कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करते हैं, और जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसी पे इमेज बन जाएगा। देखिए छोटू सा इमेज बना है, ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, छोटा सा इमेज बना है। तो इतना तो समझ में आ गया कि कन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लीजिए, हमेशा छोटा ही इमेज बनेगा। और यही कारण था इसका कि हम लोगों ने इसको एज अ रियर व्यू मिरर या फिर साइड मिरर में इस्तेमाल किया था गाड़ियों में। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा सा ट्रैफिक छोटा होकर दिखना चाहिए। बड़ा सा ट्रैफिक छोटा होकर दिखेगा तो ज़्यादा ट्रैफिक को हम लोग छोटे से मिरर में देख पाएंगे। तो अगर इसके इमेज की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सबसे पहले इमेज कहाँ बना? फॉर्म्ड बिटवीन P एंड F। दूसरी बात, इस बार भी डिमिनिश्ड ही बना, बहुत छोटा तो नहीं बना बट हाँ डिमिनिश्ड ही बना, छोटा इमेज ही बना। दूसरा चीज़ वर्चुअल बना, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में इमिट नहीं की, पीछे प्रोड्यूस करके मुझे मिलाना पड़ा, है ना, ज़बरदस्ती। क्योंकि हमारी आंखें ऐसे ही करता है, हमारी आंखें यहाँ से देख रही है, आंखों को क्या पता चलेगा कि दो रेज आ रहा है कहीं से। अब उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये दो रेज एक्चुअली में कहाँ से आ रहा है, इन्हें तो पीछे प्रोड्यूस करते हैं और माइंड इंटरप्रेट करता है कि पीछे कहाँ से आ रहा होगा। जहाँ से आ रहा है वही ऑब्जेक्ट है, उसी को इमेज कंसिडर कर लेता है। वर्चुअल इरेक्ट, ये वर्चुअल के साथ इरेक्ट या अपराइट भी बोल सकते हैं आप इसे। इस केस को अगर आपको देखना है या फिर इससे या फिर कनकेव मिरर, दोनों को देखना। अगर आपके पास घर में चम्मच है ना, घर पे अगर आपको चम्मच है नॉर्मल सा ऐसे जो चम्मच रहता है, तो चम्मच का अगर आप ये वाला हिस्सा देखें तो ये कनकेव होता है। इस तरफ से देखिएगा आप अपने फेस को तो अजीब सा आपको उल्टा फुल्टा दिखाई पड़ेगा, है ना, इन्वर्टेड इमेजेस दिखाई पड़ेंगे। अगर आप ये चम्मच का ये वाला फेस देखें तो ये कन्वेक्स होता है। इसमें अगर आप अपने चेहरे को देखते हैं तो आपको छोटा छोटा दिखाई पड़ेगा, है ना। एक केस कनकेव में ऐसा भी होगा कि जब आप चम्मच को बहुत पास लेकर आइएगा तो आपका गाल बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ने लगेगा, है ना। आपके जो छोटे छोटे जो पिंपल्स होंगे एकदम बड़े बड़े होकर जूम होकर दिखाई पड़ने लगेंगे। और हाँ, चम्मच आपका नया होना चाहिए और पॉलिशिंग उसकी झड़ी हुई ना हो, पता चले कि बढ़िया से खूब धोया हुआ है। कई बार पूरा चम्मच का जो ऊपर से जो स्टेनलेस स्टील की जो पूरी पॉलिशिंग होती है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, ऐसा तो नहीं दिखेगा आपको। या फिर है ना, सीढ़ी पे जब आप उतरते हैं तो एक गोला सा नॉब रहता है सीढ़ी पे, है ना, गोला गोला बॉल्स फुटबॉल जैसा रहता है, उसको पकड़ के उतरते हैं। उसमें भी अगर आप अपने चेहरे को देखिएगा तो छोटा छोटा दिखाई पड़ेगा आपको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि जो भी स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन को हम लोगों ने देख लिया, डिस्कस कर लिया। टोटल 8 केसेस बने, है ना, 8 केसेस टोटल बने हैं, जिसमें से इस मिरर का इस्तेमाल होता है पर्टिकुलरली रियर व्यू देखने के लिए, ट्रैफिक देखने के लिए, है ना, या फिर जहाँ पे मल्टीपल वेज, है ना, मल्टीपल रास्ते एक जगह कनेक्ट हो रहे होते हैं, 3-4 रास्ते एक जगह जुड़ रहे होते हैं, वहाँ भी लगा दिया जाता है एज ए ट्रैफिक मिरर सामने, ताकि जो ड्राइवर है उन सभी को दिख सके ना कि किस रास्ते से कोई गाड़ी आ जा रही है, ताकि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। क्योंकि इस मिरर का मैंने पहले ही बताया था, कन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत वाइड होता है। वाइड फील्ड ऑफ व्यू की वजह से ये छोटा सा मिरर देखने में छोटा है बट बहुत बड़े एरिया को कैप्चर कर लेता है ये। इसे कई बार शॉपकीपर्स भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये शॉपकीपर्स के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या करने के लिए? दुकान में नज़र रखने के लिए शॉपकीपर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। रियर व्यू में यूज़ किया था व्हीकल्स में, है ना, रियर व्यू मिरर में इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने कनकेव का बता ही दिया, मेकअप मिरर में डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, शेविंग मिरर में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये सारे कुछ यूजेस हो गए। हालांकि हमारा इस चैप्टर में इस लेक्चर में मोटिव था कि इमेज फॉर्मेशन को समझ ले, जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। एक बार आप अच्छे से जो है इस लेक्चर को देख लीजिएगा बढ़िया से, और 4-5 बार अपने से बनाकर ट्राई कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।